लाल घमंडी गुस्सा लहंगा और परी। एक बार की बात है जब मुंबई शहर में एक कुंजनगर नाम के एक गांव में गुंजन नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। गुंजन के पिता एक बहुत बड़े शहर में वकील थे और वो अक्सर विदेशों में घूमते रहते थे। गुंजन की माँ शहर के एक बड़े स्कूल में टीचर थी, इसलिए वो अधिकतर शहर में रहती थी। गुंजन के माता पिता अपने काम में अक्सर बिजी रहते थे और वो गुंजन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने गुंजन की देखभाल करने के लिए घर में नौकर रख रखे थे। गुंजन को अपने माता पिता के पैसों पर बहुत घमंड था। वो अपने माता पिता के पैसों को बहुत ज़्यादा खर्च करती थी। माँ बाप के दूर रहने के कारण गुंजन को एक अच्छी परवरिश ना मिल सकी। संस्कार ना मिलने की वजह से गुंजन की आदतें और बोलचाल का तरीका बहुत ही ज़्यादा खराब था। गुंजन अक्सर अपने घर में अकेले रहती थी। गुंजन अपने स्वभाव के कारण किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती थी। गुंजन के घर के पास में ही एक रोशनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। रोशनी एक गरीब परिवार से थी, परंतु वो बहुत ही दयालु और ईमानदार स्वभाव की थी। रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गुंजन और रोशनी एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। एक दिन गुंजन अपने डॉगी को वॉक कराने के लिए बगीचे में लेकर जाती है। तभी वो देखती है कि रोशनी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही है। गुंजन रोशनी के पास जाती है और कहती है, रोशनी, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा लग रहा है कितने दिनों से तुम नहाई नहीं हो। अपने बाल तो देखो, छी कितने गंदे हो गए हैं। मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ और घर की सफाई कर रही थी, इसलिए धूल मिट्टी मेरे ऊपर जम गई है। अपनी माँ के कामों में मदद करने के बाद मैं नहाने जाऊंगी। क्या कहा? सफाई कर रही हो? तुम्हारे घर में नौकर नहीं है क्या? हमारा घर छोटा सा है, इसलिए मेरी माँ घर के काम खुद कर लेती है। आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम नौकर कैसे रख सकते हो। तुम इतने गरीब जो हो। वैसे भी तुम 2 वक्त की रोटी खा लो, तुम्हारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपने डॉगी को खाना भी खिलाना है। इतना कहकर गुंजन हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और वो रोशनी का मजाक बनाती रहती थी। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। गुंजन अपने पैसे और माता पिता के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करती थी, परंतु रोशनी को गुंजन की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानती थी कि गुंजन का स्वभाव बचपन से ही ऐसे ही है। रोशनी गुंजन को अपना दोस्त मानती थी। इसी तरह से दिन निकल रहे थे। एक दिन रोशनी बाजार से सब्जी ले रही होती है, तभी वहाँ पर लाल ड्रेस पहनकर गुंजन आती है और कहती है, हाय रोशनी, तुम्हें क्या कर रही हो? देखो मेरी न्यू ड्रेस कैसे लग रही हूँ मैं? लग रही हो ना एकदम प्रिंसेस। वाह, ये तो बहुत अच्छी फ्रॉक है। हाँ, ये मैंने अभी हाल फिलहाल में नई ली है और ये बहुत ही महंगी है। मेरे पिताजी ने अमेरिका से मेरे लिए सबसे महंगी ड्रेस खरीदी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम वाकई में एक प्रिंसेस लग रही हो। वैसे तुम्हारे पास कौन सी नई ड्रेस है? तुम मुझे नहीं दिखाओगी? ये क्या बोल रही हो गुंजन? तुम तो जानती हो ना कि हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास केवल 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ही पैसे आते हैं और हम उसी में अपना गुजारा करते हैं। वैसे भी मुझे नई ड्रेस की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे भी तुम्हारे पास इतनी महंगी ड्रेस कभी नहीं आएगी। भला तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना है। गुंजन को अपनी ड्रेस का प्रदर्शन करता देख और रोशनी का मजाक बनाता देख रोशनी का चेहरा बिल्कुल उदास हो जाता है। अच्छा तो रोशनी, मैं चलती हूँ, मुझे म्यूजिक क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। इतना कहकर गुंजन वहाँ से चली जाती है और रोशनी सब्जियाँ लेकर अपना उदास चेहरा लेकर घर पहुँच जाती है। रोशनी की माँ शीतल रोशनी को देखकर समझ जाती है कि वो बहुत उदास है, इसलिए शीतल रोशनी का मन अच्छा करने के लिए उसके मनपसंद की सब्जी बनाती है। खाना बनाने के बाद शीतल खाना लेकर उसी के कमरे में पहुँच जाती है। मेरा प्यारा बेटा, देखो आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। एक बार खाओगी तो उंगलियां चाटते रह जाओगी। रोशनी का चेहरा अभी भी उदास था और वो खाने को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है।
अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर शीतल रोशनी से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे मन में कोई बात है क्या? आज तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आपने मेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। गुंजन को भी आपके हाथों का खाना बहुत पसंद है। क्या आप थोड़ा सा पैक करके गुंजन को दे आओगी? हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी। पहले तू तो पेट भरकर खाना खा ले, दिन पर दिन पतली होती जा रही है। रोशनी को खाना खिलाने के बाद रोशनी की मम्मी गुंजन के घर जाती है। उस टाइम पर गुंजन अपने घर पर अकेली होती है। गुंजन बिटिया, कहाँ हो? घर पर मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं आंटी, आज उन दोनों को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं घर पर अकेली हूँ। कोई बात नहीं बेटी, ये देखो आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। रोशनी मुझे बता रही थी कि तुम्हें मेरे हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए पैक करके ले आई हूँ। नहीं आंटी, आज मुझे कुछ नहीं खाना है। आज पापा आते वक्त मेरे लिए 5 स्टार होटल से खाना लेकर आएंगे और मैं वही खाना खाऊंगी, इसलिए आप ये खाना वापस ले जाइए। गुंजन मन ही मन अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर दिखाना चाहती थी, इसलिए वो रोशनी की मम्मी से खाना नहीं लेती और उन्हें वापस ले जाने को कहती है। इसी तरह दिन निकल रहे होते हैं और एक दिन कमला नाम की एक नौकरानी गुंजन के घर में सफाई कर रही होती है। तभी गुंजन कमला से कहती है, कमला आंटी, आप सफाई देखकर कीजिए। मैं देख रही हूँ आपका सफाई में मन नहीं लग रहा है। आप जानती है ना, घर में एक एक सामान कितना महंगा है और अगर कुछ भी टूट गया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। वैसे आंटी, आपके घर में भी इतना महंगा महंगा सामान है क्या? ये क्या बोल रही हो बेटा, हम गरीब घर से हैं। हम केवल 2 वक्त की रोटी ही खा पाते हैं। अरे हाँ, सॉरी, मैं भूल गई थी। आप तो गरीब है ना। देखो तो आपके कपड़े कितने पुराने हैं और ये फर्जी हो गए हैं। आपके अंदर से तो बदबू भी आ रही है। आपके पास तो केवल 2 जोड़ी कपड़े ही होंगे, है ना? कमला ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है, परंतु वो अपने काम से हाथ नहीं धोना चाहती थी, इसलिए वो अपने कामों में वापस से लग जाती है। शाम को जब गुंजन के माता पिता घर वापस आते हैं तो वो दुखी होते हैं। वेलकम होम डैड। क्या बात है पिताजी, आप जरा दुखी नजर आ रहे हैं, कोई बात हो गई है क्या? हाँ बेटी, आज तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक केस में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और अब मुझे वकालत से भी बाहर निकाल दिया गया है। क्या कहा पिताजी आपने? पर इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है? अभी माँ भी तो नौकरी करती है। हाँ बेटी, परंतु मेरे केस हार जाने के बाद मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो गई है। जब ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को पता लगी तो वो तुम्हारी माँ को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसलिए अब हम बहुत ही जल्द रोड पर आने वाले हैं। सरकार हमसे सब कुछ छीन लेगी और अब हमें भी गरीबों की तरह रहना होगा। ये सब नौकर चाकर कुछ भी नहीं होगा अब अपने पास। गुंजन अपने माता पिता के नुकसान के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाती है और उसके बाद सुरेश का सब कुछ नीलाम हो जाता है। तभी गुंजन अपनी वो लाल महंगी ड्रेस अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए वो उसे चुरा लेती है और उसे छुपा देती है। अब गुंजन अपनी उस महंगी सी ड्रेस के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। अब गुंजन का सारा घमंड टूट गया था। एक दिन गुंजन अपने कमरे में सो रही थी, तभी वहाँ पर उसके लाल लहंगे से एक आवाज आती है, गुंजन उठ जाओ, तुमने रोशनी को बहुत परेशान किया है। मैं तुम्हें शांति से नहीं रहने दूंगी। तुम्हें उठकर रोशनी की तरह घर की सफाई करनी होगी और अपने माता पिता के कामों में उनकी मदद करनी होगी। क्या? ये कैसे हो सकता है भला? ये लाल फ्रॉक कैसे बोल सकती है? मैं कोई मामूली फ्रॉक नहीं हूँ, मैं एक गुस्सैल फ्रॉक हूँ। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। तुमने जिस तरह से रोशनी को परेशान किया है, अब वो सब तुम भी देखोगी। गुंजन को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। गुंजन फ्रॉक की बात नहीं मानती है, इसलिए फ्रॉक गुंजन को सबक सिखाने के लिए बिजली के झटके देती है। उसके बाद गुंजन को फ्रॉक से बहुत डर लगने लग जाता है। अब गुंजन फ्रॉक के अनुसार चलने लगती है। जो भी फ्रॉक करने को कहती गुंजन वो तुरंत करती। अब गुंजन काम करते करते बहुत ज्यादा थक गई थी। वो भी बहुत ज्यादा गंदी और बदबूदार हो गई थी। इस अवस्था में रोशनी गुंजन को देख लेती है। अरे गुंजन, तुम्हारे ये हालात कैसे हो गए?
गुंजन रोते हुए अपनी सभी हालात रोशनी को बताती है। गुंजन की बातें सुनकर रोशनी को गुंजन के ऊपर बहुत दया आती है और वो रोशनी को सभी काम जल्दी जल्दी सिखा देती है। अब गुंजन और रोशनी दोनों घर के काम करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाती है और अब गुंजन भी अपना अमीरों वाला दिखावा करना बंद कर देती है और गरीबी में गुंजन और रोशनी एक साथ रहने लगती है। अब गुंजन रोशनी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। गुंजन को उसके किए की सजा मिल गई थी और उसके बाद से वो गुस्सैल फ्रॉग वहाँ से गायब हो जाती है और अंत में गुंजन अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। मीरापुर गांव में दो बहनें रीमा और सीमा नाम की लड़की रहती थी। कुछ समय पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तभी से वो अपने चाचा के यहाँ रहा करती थी। रीमा और सीमा की चाची मीना बहुत घमंडी थी। रीमा और सीमा के घर आने के बाद उसने अपने नौकरों को निकाल दिया था और रीमा सीमा को नौकरों की तरह काम करवाया करती थी। मीना की भी एक बेटी थी गीता, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे किसी भी चीज की कमी होने नहीं देती थी। एक दिन गीता आकर अपनी माँ से कहती है, मॉम, मुझे एक रेड कलर का ब्रांडेड लहंगा चाहिए। आपको पता है ना कि श्रेया आंटी की बेटी की शादी है और आज मुझे हल्दी के फंक्शन में जाना है, इसलिए मुझे रेड कलर का ब्रांडेड महंगा लहंगा चाहिए क्योंकि मैं वहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हें सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा ला के दूंगी और तुम सबसे खूबसूरत दिखोगी, ठीक है। गीता खुश होकर वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद मीना गीता को लहंगा दिलवाने बाजार ले जाने वाली होती है। तभी सीमा और रीमा आती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी, अब गीता के कपड़े लेने के लिए बाजार जा रही हैं। चाची जी, आपने जो गीता के पुराने कपड़े मुझे और रीमा को दी थी, वो कपड़े फटे हुए हैं और बहुत पुराने भी हो गए हैं, तो मेरे लिए और रीमा के लिए भी कोई सस्ता सा ड्रेस ला दीजिएगा। हम दोनों बहनों को भी श्रेया आंटी की बेटी की शादी के फंक्शन में जाना है। हाँ, बढ़िया ही फंक्शन में जाने वाली, लेकिन तुम दोनों बहनें वहाँ नहीं जाओगी। वहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही जाएंगी और मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही कपड़े लेने जा रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए कोई कपड़े नहीं लाऊंगी। तुम्हारे पास जो फटी पुरानी ड्रेस है तुम उसी को पहनो। चले जाओ यहाँ से, मेरे दिमाग नहीं खराब करो और हाँ, घर के अच्छे तरह से सफाई कर दियो। चल अब हट मेरे रास्ते से, मनहूस कहीं की। ऐसा कहकर मीना अपनी बेटी को शॉपिंग कराने ले जाती है और बेचारी दोनों बहनें अपना काम करने लग जाती है। तभी रीमा सीमा से कहती है, दीदी, चाची कितनी गंदी है ना, हम दोनों बहनों पर कितना अत्याचार करती है। पूरा दिन में एक ही बार खाना देती है और अपनी बेटी के पुराने कपड़े देती है और हमसे कितना काम करवाती है। अगर माँ की ये आखिरी इच्छा ना होती तो यहाँ हम कभी भी नहीं रहते। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तू सही रही है, लेकिन हम दोनों कर भी क्या सकते हैं। हम दोनों को जो पहनने को और खाने को मिल रहा है उसी से दिन गुजारा करना पड़ेगा। हम दोनों तो श्रेया आंटी की बेटी की हल्दी में भी नहीं जा सकते। पड़ोस की सारी लड़कियां जा रही हैं नए नए कपड़े पहनकर, लेकिन हम दोनों बहनें के नसीबों में ये सब कहाँ है। हाँ दीदी, मेरा भी मन था नए कपड़े पहनकर जाने का, लेकिन हम नहीं जा सकते। ऐसा कहकर रोने लगती है। शाम होने के बाद गीता ब्रांडेड रेड कलर का लहंगा पहनकर अपनी माँ के साथ जा रही होती है। तभी रीमा और सीमा आती है और सीमा कहती है, चाची जी, आप फंक्शन में जा रही हैं, पता नहीं कब आओगे। मेरे हिस्से का एक वक्त का खाना तो दे दो, वरना आपके आने तक हम दोनों भूखे ही रह जाएंगे। मॉम, ये दोनों मनुष्य हमेशा काली बिल्ली की तरह पता नहीं कहां से आकर हमारा रास्ता काट देती है। हम कितने खुशी खुशी जा रहे थे। ये दोनों एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर तो नहीं जाएगी। अब आप इसे खाना देने में टाइम लगाओगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, इन दोनों मनुष्य लड़कियों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ रे सीमा, आज तुम दोनों खाना नहीं खाती तो मर तो नहीं जाती। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने तो बर्गर मंगा के खाया था, अब कुछ बचा तो नहीं है, क्या करूँ।
मॉम, कल जो डॉगी को रोटी दी थी उसने नहीं खाया था, वही रोटी इन दोनों मनहूस को दे दो और चलो यहाँ से। हाँ ये ठीक है, चल तुम दोनों बहनें भी क्या याद रखोगी। ऐसा कहकर मीना और गीता वहाँ से चली जाती है। सीमा और रीमा को बहुत दुख होता है कि उसकी चाची ने उसे कुत्ते की रोटी खाने के लिए दिया। दोनों बहनें अपने माता पिता के फोटो के सामने बहुत रोती है और फोटो देखकर कहती है, माँ आप देख रही हो ना, चाची हम दोनों बहनों पर कितना अत्याचार कर रही है। हम दोनों बहनों से पूरा घर का काम करवाती है और आज तो उन्होंने हम दोनों को डॉगी का रोटी खाने को दिया। चाची और गीता दोनों फंक्शन में अच्छे अच्छे पकवान खा रहे होंगे और हम दोनों बहनों को यहाँ डॉगी के झूठे रोटी खाने को दिया। ये सब कहकर वो रो रही थी। तभी उसकी माँ के फोटो से आवाज आती है, मत रो मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों को रोते हुए मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं देख रही हूँ मीना तुम दोनों पर कितना जुल्म करती है। उदास नहीं हो मेरी बच्चियों, तुम दोनों भी श्रेया की बेटी की हल्दी में जरूर जाओगी। नहीं माँ, हम दोनों नहीं जा सकते। आप तो देख ही रही हो ना हमारे कितने फटे पुराने कपड़े हैं। हाँ मेरी बच्चियों, मैं ये सब देख रही हूँ। आज मैं तुम दोनों को 2 जादुई सोने और चांदी के लहंगे देती हूँ। क्या माँ, आप सच में हम दोनों को जादुई सोने चांदी के लहंगे दोगे? आप बहुत अच्छी हो। इस दुनिया में तो सिर्फ माँ ही है जो अपनी बच्चियों की तकलीफ समझती है। माँ के अलावा कोई नहीं समझ सकता। रीमा और सीमा, मैं ये जादुई लहंगे दे तो रही हूँ, लेकिन ये लहंगा मीना और गीता के हाथ नहीं लगने चाहिए। तुम दोनों हल्दी के फंक्शन में जाओगी, लेकिन तुम दोनों को कोई नहीं पहचान पाएगा। रीमा और सीमा अपनी माँ की बात सुनकर समझ जाती है और वो सोने चांदी वाली जादुई लहंगे देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों जैसे ही लहंगे को पहनती है, दोनों बहनें बदल जाती है और वो बिल्कुल राजकुमारी के जैसी सुंदर दिखने लगती है। दोनों बहनें सोने चांदी के लहंगे पहनकर हल्दी के फंक्शन में चली जाती है। वहाँ फंक्शन में किसी की नजर रीमा और सीमा पर से हट ही नहीं रही होती है। वहाँ दोनों बहनों की खूब तारीफें होती हैं, लेकिन उसे कोई नहीं पहचान पाता। इधर घर आकर गीता अपनी माँ से कहती है, मॉम, पता नहीं वो दोनों लड़की कहाँ से आ गई थी। मैं इतना महंगा ब्रांडेड लहंगा पहन कर गई ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूं कि मेरे से महंगा ड्रेस कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने मेरे मेहनत पर पानी फेर दिया। हाँ गीता बेटा, तुमने उसके कपड़े देखे, कितने चमक रहे थे। ऐसे लहंगे तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई राजकुमारी आई हो। मॉम, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे वैसा ही लहंगा चाहिए, मुझे कहीं से भी ला कर दो। मीना और गीता की बातें रीमा और सीमा सुन रही थी और दोनों बहनें बहुत हंस रही थी। तभी रीमा सीमा से कहती है, दीदी, उन दोनों बेवकूफों को पता ही नहीं कि राजकुमारी जैसी दिखने वाली कोई और नहीं, हम दोनों ही बहनें थे। रीमा, गलती से भी ये बातें चाची और गीता को पता नहीं चलनी चाहिए। माँ ने क्या कहा था पता है ना? हाँ हाँ दीदी, मुझे पता है, लेकिन मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। क्या मैं सोने चांदी वाले जादुई लहंगा पहनकर उससे खाना मांग सकती हूँ? ऐसा कहकर रीमा वहाँ से चली जाती है और माँ का जादुई सोने चांदी वाला लहंगा पहनकर उससे नई नई तरह के पकवान मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था इससे तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। रीमा के सामने बहुत स्वादिष्ट पकवान आ जाते हैं, लेकिन गीता वहाँ से गुजर रही थी तो वो रीमा को सोने चांदी वाला लहंगा पहने हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसके पास जादुई लहंगे हैं और श्रेया आंटी के यहाँ कोई और लड़की नहीं बल्कि रीमा और सीमा ही थी। गीता ये बात जाकर अपनी माँ को बता देती है तो मीना कहती है, क्या तू सही कह रही है मेरी बच्ची? क्या सच में उन दोनों मनहूस के पास जादुई सोने चांदी वाले लहंगे हैं? अब हम दोनों को उस मनहूस के पास से लहंगे चुरा लेने चाहिए, क्योंकि हम जादुई सोने चांदी वाले लहंगे से
बहुत अमीर हो जाएंगे। रात को जब दोनों बहनें सो रही होती है तब चुपके से दोनों माँ बेटी आती है और वो सोने चांदी वाले लहंगे चुरा लेती है। जैसे ही दोनों माँ बेटी उस लहंगे को पहनती है तो वे दोनों बहुत ही बदसूरत दिखने लग जाती है। तभी लहंगे से आवाज आती है, मीना और गीता, तुम दोनों बहुत ही लालची और गंदे इंसान हो। ये जादुई लहंगा तुम्हारे लिए नहीं था। ये जादुई लहंगा सिर्फ नेक इंसानों के लिए है। अब तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत दिखोगी। दोनों माँ बेटी ये सुनकर बहुत रो रही थी। तभी वहाँ दोनों बहनें रीमा और सीमा आती है और लहंगे अपने चाची और गीता के पास देखकर दोनों चौंक जाती है। तभी सीमा कहती है, चाची जी, ये आपने क्या किया? ये लहंगे हमारी माँ ने दिए थे और कहा था कि आप दोनों के हाथ नहीं लगने चाहिए, इसलिए मैं इसे पूरा छुपाने की कोशिश की ताकि आपके साथ कोई गलत ना हो जाए। लेकिन फिर भी आप इसके बारे में जान गई और लहंगे को चुरा लिया और इसका परिणाम आप दोनों को मिल गया। अब आप हमेशा ऐसे ही बदसूरत दिखोगी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ कोई गलत हो। रीमा, सीमा, प्लीज मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दो। हमने तुम दोनों बहनों के साथ बहुत गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज माफ कर दो। मैं तुम्हें अपनी बेटी के जैसा प्यार करूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। हाँ रीमा, सीमा, मुझे भी अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं तुम्हें हमेशा अपने घर के नौकरानी की तरह समझी, लेकिन अब तुम मेरी सगी बहन जैसी हो। प्लीज माफ कर दो हम दोनों को। मीना और गीता जैसे ही रीमा सीमा से माफी मांगती है तभी वो अपने पहले जैसे रूप में आ जाती है। तभी सोने चांदी के लहंगा कहती है, अब तुम दोनों दिल के बहुत अच्छे हो। तुम दोनों ने सच्चे दिल से माफी मांगी, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर उस दिन के बाद से सभी खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।